न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया। इसलिए इस वैज्ञानिक के सम्मान में इन नियमों को न्यूटन के गति का नियम कहते हैं। न्यूटन के गति विषयक नियम निम्न हैं। अब आ जाते हैं प्रथम नियम। प्रथम नियम में क्या आ जाते हैं? प्रथम नियम, इस कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति में सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु की प्रारंभिक अवस्था विराम या गति की अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसीलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। अतः प्रथम नियम हमें बल की परिभाषा देता है। क्या देता है? बल की परिभाषा देता है। अब उदाहरण में क्या क्या होता है देखते हैं। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उस पर बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, पहला उदाहरण। दूसरा, चलते हुई गाड़ी में अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तीसरा, गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर कांच टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और चौथा क्या है? चौथा है हाथ को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। अब छठवां क्या होता है? छठवां, यदि पानी से भरे गिलास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड और उस पर एक सिक्का रखें तथा पोस्ट कार्ड को आगे की ओर झटका दे तो पोस्ट कार्ड आगे की ओर गिरता है, जबकि सिक्का गिलास में रखे पानी में। पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे फल टूटकर नीचे गिर पड़ते हैं। एक लॉन रोलर को गति में लाने में या गतिशील लॉन रोलर को विराम में लाने में अधिक बल की जरूरत पड़ती है, जबकि एक गतिशील लॉन रोलर को गति में बनाए रखने में अपेक्षाकृत कम बल की जरूरत पड़ती है। अब आ जाते हैं दूसरे गति के नियम में। दूसरे गति का नियम, सेकंड ऑफ लॉ, वस्तु के संवेग मोमेंटम में परिवर्तन की दर को उस पर आरोपित बल के अनुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। इस नियम को एक अन्य रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यदि किसी यम द्रव्यमान की वस्तु पर F बल आरोपित करने से उसमें बल की दिशा में ए त्वरण उत्पन्न होता है तो ये द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर m ए। यदि F बराबर 0 हो तो A बराबर 0, क्योंकि m शून्य नहीं हो सकता है। अर्थात यदि वस्तु पर बाहरी बल न लगाया जाए तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। यदि त्वरण का मान शून्य है तो इसका अर्थ है कि या तो वस्तु नियत वेग से गतिमान है या विराम अवस्था में है। इससे स्पष्ट होता है कि बल के अभाव में वस्तु अपनी गति अथवा विराम अवस्था को बनाए रखती है। गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक मेजर ऑफ फोर्स प्राप्त होता है। बल के मात्रक यूनिट ऑफ फोर्स एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है। F बराबर m ए से यदि m बराबर 1 किग्रा तथा a बराबर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो F बराबर 1 न्यूटन। अतः 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किग्रा द्रव्यमान की किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दें। तो बल का एक और मात्रक किग्रा भार है। इस बल को गुरुत्वीय मात्रक कहते हैं। 1 किग्रा भार उस बल के बराबर है जो 1 किग्रा की वस्तु पर गुरुत्व के कारण लगता है। इसे न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार गुरुत्वीय बल बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को वस्तु का भार वेट कहते हैं। इसे ओमेगा से सूचित करते हैं। इस प्रकार ओमेगा बराबर mg
यदि m बराबर 1 किग्रा तब W बराबर 1 किग्रा भार g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 1 किग्रा भार बराबर 1 किग्रा गुणे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 9.8 किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर 9.8 न्यूटन। अब ओमेगा बराबर mg/r g बराबर W/m। इस समीकरण में भार W एक बल है जिसका मात्रक न्यूटन है, द्रव्यमान m का मात्रक किग्रा है। अतः उपरोक्त समीकरण के अनुसार गुरुत्वीय त्वरण को न्यूटन प्रति किग्रा मात्रक से भी व्यक्त किया जा सकता है। अब संवेग क्या होता है? संवेग मोमेंटम किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, मतलब P बराबर m गुणे v। संवेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। आवेग इम्पल्स, यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। आवेग J बराबर बल F गुणे समय अंतराल T, J बराबर F गुणे T होता है। उदाहरण, समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद एवं टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लगे। गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगती है। गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी तोड़ना। ऊंची कूद एवं लंबी कूद के लिए मैदान की मिट्टी खोदकर हल्की कर दी जाती है ताकि कूदने पर खिलाड़ी को चोट न लगे। अब अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं तृतीय नियम क्या होता है? क्या हो जाता है? तृतीय नियम यानी थर्ड लॉ क्या होता है? इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रियाओं में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतनी ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसमें से किसी एक बल को क्रिया व दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। इसलिए इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। उदाहरण, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगाना, नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव को पीछे हटाना, नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दबाना, कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना, ये सब क्या है? तृतीय नियम के उदाहरण है। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? संवेग संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है। संवेग संरक्षण के नियम, इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं को निकाय सिस्टम पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय को कुल संवेग नियत रहता है अर्थात संरक्षित रहता है। इस कथन को ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अर्थात एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है दूसरे में उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में हो जाता है। अतः जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसका वेग बढ़ता जाता है जिससे उसका संवेग भी बढ़ता जाता है। वस्तु भी पृथ्वी की ऊपर की ओर खींचती है जिससे पृथ्वी का भी ऊपर की ओर संवेग उसी दर से बढ़ता जाता है। इस प्रकार पृथ्वी प्लस वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है। क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान वस्तु की अपेक्षा बहुत अधिक होता है अतः पृथ्वी में उत्पन्न वेग उपेक्षणीय होती है। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। रॉकेट से गैसें अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती हैं जो रॉकेट के ऊपर उठने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती है। उदाहरण, जब बराबर संवेग वाली दो गेंदें आपस में टक्कर मारती हैं तो गेंदें अचानक रुक जाती हैं।
यह निकाय दोनों गेंदों के कुल संवेग टक्कर के पूर्व शून्य है और टक्कर के बाद फिर से शून्य हो जाती है, अर्थात निकाय के कुल संवेग नियत या संरक्षित रहता है। और दूसरा, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो वह अत्यधिक वेग से आगे की ओर बढ़ती है, जिससे गोली में आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न हो जाता है। गोली भी बंदूक को प्रतिक्रिया बल के कारण पीछे की ओर ढकेलती है पीछे को ढकेलती है, जिससे उसमें पीछे की ओर संवेग उत्पन्न हो जाता है। चूँकि बंदूक का द्रव्यमान गोली से अधिक होता है, जिससे बंदूक पीछे हटने का वेग गोली के वेग से बहुत कम होता है। बंदूक चलाने वाला बंदूक को कंधे से दबाकर रखता है ताकि बंदूक एवं शरीर एक हो जाए। इस प्रकार द्रव्यमान बढ़ जाने से शरीर को बहुत अधिक धक्का नहीं लगता है। यदि दो एक समान गोलियां भारी तथा हल्की बंदूकें से अलग अलग दागी जाएं तो हल्की बंदूक अधिक वेग से पीछे की ओर हटेगी, जिससे चोटें लगने की संभावना अधिक होती है। रॉकेट प्रणोदन किसी रॉकेट की उड़ान उन शानदार उदाहरणों में से एक है जिनमें न्यूटन का तीसरा नियम या संवेग संरक्षण नियम स्वयं को अभिव्यक्त करता है। इसमें ईंधन की दहन से पैदा हुई गैसें बाहर निकलती हैं और इसकी प्रतिक्रिया रॉकेट को धकेलती है। यह एक ऐसा उदाहरण है जिसमें वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि रॉकेट में से गैस निकलती है। रॉकेट के लिहाज से रॉकेट से निकलने वाली गैसें लगभग अस्थायी वेग से गति करती हैं। यदि दहन के दौरान गैस से निकलने की दर अस्थायी हो तो संवेग परिवर्तन की दर भी अस्थायी होगी, मगर चूंकि निकलने वाली गैसों के द्रव्यमान के कारण रॉकेट का द्रव्यमान कम होता जाता है, इसलिए त्वरण अस्थायी नहीं रहता। रॉकेट का वेग तथा त्वरण दोनों ही वृद्धि होगी। अब आ जाते हैं बल हम दोस्तों अगले वीडियो में बल को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।